नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का हल्द्वानी दौरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में की योजनाओं की समीक्षा। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ली जानकारी। ऋषभ पंत की हालत पहले से बेहतर, एयरलिफ्ट कर दिल्ली या मुंबई शिफ्ट करने की चर्चा। तो एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर ने जाना हाल, बोले फाइटर हैं वो, पूरे देश की दुआएं उनके साथ। धामी सरकार के महालेखाकार प्रवींद्र यादव का अल्मोड़ा दौरा, जिले के विकास कार्यों से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ ली बैठक। निर्माण कार्यों में होने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में की चर्चा। नए साल के जश्न को लेकर हरिद्वार में भीड़, गंगा स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। तो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, बर्फबारी के साथ हो सकता है नए साल का आगाज। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना। तो बद्रीनाथ में बर्फबारी का दौर शुरू। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में शहरी विकास मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट योजना में उत्तराखंड राज्य को 7 राज्यों में रखा गया है और लगभग 500 करोड़ रुपए चयनित राज्यों को मिलेगा। इनमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में करीब 6 पुरस्कार मिले हैं। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पर्यावरण मित्रों को विशेष भत्ता भी मिलेगा। अपने शहरी विकास के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो उनकी पुरस्कार जो हम अपने स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित करने के लिए देते थे, वो पहले 1 करोड़ रुपए मिलता था। अब हमारी माननीय धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से 2 करोड़ रुपए का घोषणा की है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर निगम, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पालिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पंचायत 9 प्लस अब हमने गढ़ी कैंट कैंट एरिया को भी जोड़ा है। उनके भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन 12 में अब 2 करोड़ रुपए बटेंगे। जो अच्छा काम करेगा, कंपटीशन आप जानते हैं होगा, उससे सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी और हमारे निकायों को उसमें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 40 निर्माणाधीन है और 65 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोतीनगर क्षेत्र में बन रहे 200 बेड के अस्पताल का निर्माण 57% हुआ है। मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले के अस्पतालों में जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर और लैब की सारी कमी को दूर कर लिया जाएगा। 71 CHOs हमारे पास पहले से थे, आफ्टर कुछ लोगों ने रिजाइन किया था। और की है, एक स्वास्थ्य विभाग की है, एक मेडिकल कॉलेज की है, एक आयुष्मान कार्ड की है। और सरकार का प्रयास ये है कि हर व्यक्ति का जो है डिजिटल आईडी बनाई जाए और उस डिजिटल आईडी में हर आदमी का जो है पूरा स्वास्थ्य का ब्रेकअप रहेगा कि उसको कब कब बीमार हुआ बच्चा, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री कराया जाएगा। दूसरा, हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। वहाँ पे एक CHO रहेंगे, एएनएम रहेंगे, आशा दीदी रहेंगी। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज में तरंग 2022 का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय राज्य के 1000 बच्चे MBBS का कोर्स कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही MBBS के सभी छात्र अपने आसपास के 5 परिवारों को गोद लेंगे, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना
उनका पूरा ख्याल रखना डॉक्टर के हाथ होगा। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने कहा कि मेडिकल छात्रों से सुझाव लेकर हम कई बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। देश में 1 लाख बच्चे एमबीबीएस करते हैं और हमारे राज्य में लगभग 1000 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बच्चा जो अपने पूरे एमबीबीएस के कार्यकाल में जितने सालों पढ़ाई करता है वो अपने कॉलेज के आसपास के गांव के 5 परिवारों को गोद देगा और उनका स्वास्थ्य का परीक्षण है, वहाँ पे उनकी पूरी रेख देख है, ताकि बच्चा कम्युनिटी और समाज से जुड़ा रहे। सड़क हादसे में बाल बचे क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है। उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम की निगरानी में हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी उनका हाल जाना। रावत ने कहा कि ऋषभ खतरे से बाहर हैं, चिकित्सक उनका ध्यान रख रहे हैं। इस देश का और प्रदेश का गौरव हैं और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम सब कामना करते हैं। और आजकल देखिए कोहरा बड़ा घना है, लोग जो गाड़ी चला के जा रहे हैं जल्दी जल्दी, जैसे उनका सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। मेरी लोगों से यही अपील है, थोड़ा कोहरा को देख के गाड़ी भी उस ऐसे समय पे ले जाएं जब कोहरा ना हो और एहतियात बरतें। सीट बेल्ट ज़रूर पहने सारे लोग। जी, मेरी अभी सीएमओ हरिद्वार से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी गंभीर चोट उन पे लगी है, लेकिन अभी वो ठीक है हॉस्पिटल में। क्रिकेटर ऋषभ पंत का कार दुर्घटना में घायल होने के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। इस दौरान पंत से मिलने अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषभ पंत और उनकी मां से मुलाकात की। इस मौके पर अनुपम खेर और अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ अब काफी बेहतर हैं, वह फाइटर हैं, पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। सूत्रों के अनुसार घायल क्रिकेटर पंत इलाज के लिए नई दिल्ली या मुंबई के नामचीन अस्पतालों में भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों डॉक्टरों में चर्चा होती रही है। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि ऋषभ पंत को नई दिल्ली या मुंबई शिफ्ट करने की चर्चाएं तो हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अस्पताल प्रबंधन को कुछ भी निर्देश नहीं मिले हैं। उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ है, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार भी। साल 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कार्यभार ग्रहण किया है। विनीता शाह मूल रूप से पिथौरागढ़ की हैं और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उनका जन्म हुआ। नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने। 2022 की विदाई हो चुकी है और उत्तराखंड को अब एक नई जो है डीजी हेल्थ मिली हुई है डॉक्टर विनीता शाह। और जो शैलजा भट्ट उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। आज उनका फेयरवेल था और आज मैम ने जो है जिम्मेदारी संभाली है। मैम, उत्तराखंड राज्य में आज जो बतौर महानिदेशक आपका ये जो है पहला दिन है, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, किस तरह से देखती है? मैं हमारी आज सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ पूर्व महानिदेशक जो सेवानिवृत्त हुई है। और मेरी यही जो मैडम ने जो इतना कार्य किया है, जो भी कार्य है उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगी और उन्हीं की से प्रेरणा लेके और मेरा मंतव्य ये है कि दूर दराज के गाँव में रहने वाले और हमारे उत्तरांचल के आखिरी छोर के जो वासी हैं उनको हम ऐसी सेवा दें कि वो उनको पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े और प्राथमिक सेवा उनको अच्छी मिले और हमारे उसके संग संग सेकेंडरी लेवल की सेवा भी पूरी दुरुस्त हो और टाइमली प्राइमरी मैनेजमेंट होने के बाद मरीज हमारा सेकेंडरी लेवल पे अटेंड हो और हमारे पूरा उत्तरांचल सुखी और स्वस्थ रहे। मैम, अगर बात करें तो पहाड़ों में डॉक्टर रुकते नहीं हैं,
और तमाम ऐसी स्थितियां पैदा होती है जब वहाँ पे गरीब जो है स्वास्थ्य अभाव में परेशान हो जाते हैं, उनको कैसे आप केयर करेंगे? हमारी योजना है कि किस तरह से प्राथमिकता ये है कि दूरस्थ इलाके में हमारे डॉक्टर्स रुके, हमको उनको क्या सुविधा दें और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और खासकर हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स तो पूरे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट को आकर्षित करने के लिए हम नई योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। आशा है हम शीघ्र ही उस गैप को भर पाएंगे। और अभी आपने सुना डॉक्टर विनीता शाह जो कि नई डीजी हेल्थ उत्तराखंड हुई हैं, और जो पुरानी डीजी हेल्थ थी डॉक्टर शैलजा भट्ट, उनकी विदाई आज हुई है। तो कहीं ना कहीं से उत्तराखंड को एक नया जो है नए वर्ष पर एक नया तोहफा मिला हुआ है। अब स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड कितना आगे बढ़ पाता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद के साथ प्रदीपान श्रीवास्तव, एवन टीवी, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी जनवरी महीने से विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड में महिला सम्मेलन करेगी और महिलाओं का सम्मान करेगी। इसको लेकर अब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे डाली है। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले में न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलवाया नहीं और अब महिलाओं को सम्मानित कर रही है, जो पूरी तरह से निराधार है। नहीं, आप ही लोग सजेशन करते हैं। ये वाली बात ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी है, क्योंकि धीरे धीरे जो महिला वोट बैंक है वो सरकते जा रहा है। मातृशक्ति का विश्वास इस दल से उठता चला जा रहा है और करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। महिला सम्मान हर जनपद में करेंगे, इस बात का ख्याल अब क्यों आया भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए क्योंकि आप अंकिता को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप अनामिका को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप पिंकी को न्याय नहीं दिलवा पाए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा जो संगठन है, सरकार है, बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं की जितने भी जो महिलाओं के विकास को लेकर, चाहे अभी आपने देखा होगा 30% जो क्षैतिज आरक्षण हमने किया है, दूरस्थ क्षेत्र की जो हमारी बहन बेटी है उसको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राज्य गठन 22 वर्षों के बाद भी आम जनता के मूल भावनाओं के अनुरूप राज्य विकसित नहीं हो पाया है। प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सहित बुनियादी सवालों पर आज भी हालत गंभीर है। वहीं वर्तमान सरकार के 6 साल पूरे होने को हैं, लेकिन वर्तमान समय में सरकार रोडमैप जनता के सामने नहीं रख पाई है। इंस्टीट्यूट में जो सबसे उनमें भी एक एक शिक्षक पढ़ा रहा है। हमारे इधर की जितनी पॉलिटेक्निक हैं उनमें भी वही हाल है। महाविद्यालय और पलायन को रोकने के लिए इन्होंने आयोग बनाया। उस आयोग की क्या काम किया इतने वर्षों में, क्या उनकी नीति बनी, क्या उन्होंने योजना बनाई, क्या उन्होंने सुझाव दिए, ये किसी को पता नहीं है। पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं पर कुछ नहीं है। जितने यहाँ पर मरीज आते हैं उनको रिफर कर दिया जाता है हल्द्वानी वाले दिल्ली, ऋषिकेश को रिफर कर दे रहे हैं। सारे हमारे अस्पताल रिफर सेंटर बन गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी का आलम इतना अधिक है कि कहीं पर कोई जो मजदूर भी काम। किच्छा विधानसभा में राजनीति का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 1 दर्जन सड़कों के निर्माण को लेकर दिए गए मांग पत्र के बाद पूर्व विधायक पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लग रहे हैं। किच्छा विधानसभा से विगत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तिलकराज बेहड़ द्वारा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को चुनाव में हराने के बाद वॉक युद्ध चालू है और भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर विकास के नाम पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। वहीं विधायक प्रतिनिधि गौरव बेहड़ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ 12 रोडों का प्रस्ताव दिया है और उसमें यह कहा गया है कि किच्छा में विकास नहीं हो रहा और निष्क्रिय हुए पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, वैसे तो उन्हें पता ही है, और आपको बताना चाहता हूं कि जो 12-13 रोडों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है वो रोडें 14/6/2022 को हमारे द्वारा आप देख सकते हैं सतपाल महाराज जी को एक सुना। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बाड़वाला, बैरागीवाला और धौलास क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने एक जगह खाले को पाट कर बनाई जा रही दीवार का ध्वस्तीकरण करवाया।
कि हमारे ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोग, बाहरी लोग अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करना चाह रहे थे। इसीलिए जो है सभी ग्राम वासियों ने मिलकर एक शिकायत पत्र दिया और वो एडीएम साहब को दिया, जिसमें जो है। और आपको सीधा लेकर चलते हैं अब जयपुर, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर दूध का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह सरकार हर बार ये कहती है कि शराब से नहीं दूध से करें नए साल का जश्न मनाएं, उसी में और ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हनुमंत, किस तरह का माहौल विश्वविद्यालय के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर आयोजन किया जा रहा है जिसमें दूध का वितरण हो रहा है और प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है और इसकी टैगलाइन यही रहती है कि शराब से नहीं दूध से करें नए साल का स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश सरकार के महालेखाकार प्रवींद्र यादव अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों में आने वाली दिक्कतों को लेकर चर्चा की और निर्माण कार्य में होने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। अल्मोड़ा जिले में चल रही विकास कार्यक्रमों का जिलाधिकारी महोदय से और क्षेत्र ये जो अधिकारीगण हैं जो इसके क्रियान्वयन में लगे हैं उनसे विस्तार से चर्चा हुई। विशेषकर जो उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है और उसको हम शासन स्तर पर या निदेशालय स्तर पर उसको उनके संज्ञान में लाएं। रुड़की के सिविल अस्पताल का शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा विधायक को ओपीडी से डॉक्टर गायब मिले और मरीज उनका घंटों से इंतजार करते हुए पाए गए। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल अस्पताल की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि अब यहां पर ओपीडी से डॉक्टर गायब मिलना आम बात हो गई है। उपचार के लिए दूर दूर से आए मरीजों को ओपीडी के बाहर डॉक्टरों का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल में आज ऑब्जर्वेशन किया गया। देखिए कोरोना आने वाला है, कोरोना की तैयारियां हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया और आईसीयू यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट आईसीयू यूनिट में डॉक्टर भी यहाँ आईसीयू यूनिट में पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक शोपीस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता रहे, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कंसर्न मेरे साथ हैं, तो मैंने बोला ओपीडी में डॉक्टर रहें। पेशेंट यहाँ वेट कर रहे हैं 1 घंटे से और डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर की आज एब्सेंट लगाई जाएगी। तो देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां A1 संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, किस तरह का माहौल देहरादून में देखने को मिल रहा है? हर वर्ष की तरह क्या इस बार भी जो देशी विदेशी सैलानी हैं वो पहुंचे हुए हैं? कोरोना के बाद किस तरह का माहौल देहरादून में अब? बिल्कुल ऋषभ, अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में इस बार जो है जो पर्यटक हैं वो उनकी संख्या काफी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो पूरे भारत से सैलानी आए हुए हैं और इस समय सभी जो जितने भी सैलानी है वो करीब करीब मसूरी, धनौल्टी और ऋषिकेश, हरिद्वार, जितनी भी इस तरह की जगहें हैं उन सभी जगहों पर वो पहुंच चुके हैं। अगर हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी इस बार उत्तराखंड शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी अगर ट्रेवलर है तो वो देहरादून टच करके ही फिर वो कहीं जाएगा, राजधानी को टच करके ही कहीं जाएगा। उसके लिए इमेजिनरी बाईपास को जो है बनाया गया था कि वो शहर में ना आके सीधे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब तक जो है कम से कम नहीं कुछ तो ऐसी संख्या जो है लाखों में पहुंच चुकी है जो उत्तराखंड पर्यटक पूरे भारत से आए हुए हैं और पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है धूम मची हुई है सेलिब्रेशन की। जी ऋषभ। प्रदीप, इस बार की बात करें तो जो बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है, तो कहीं ना कहीं खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा होगा।
ऋषभ, अगर बात करें तो उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है और अगर यहाँ पर देखें तो अधिकतर 80% ऐसी जगह है जो पर्यटकों के लिए मुफीद माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सटा हुआ हिमाचल है, तो कहीं ना कहीं से जो पर्यटक उत्तराखंड आता है वो हिमाचल भी जाता है, तो उसकी स्टेइंग में, मतलब उसके रुकने में जरूर 1-2 दिन जो है वो लग जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार ने जो यहाँ के दुकानदार हैं, उत्तराखंड के जो व्यवसायी हैं, उनके लिए ये जो है एक गाइडलाइन जारी किया था कि 31 तारीख से 2 तारीख तक जो भी पर्यटक आएगा वो आराम से 24 घंटे तक कोई भी सामान खरीद सकेगा या फिर होटल में चेक इन कर सकेगा, चेकआउट कर सकेगा, रेस्टोरेंट में खाना खा सकेगा। तो जो पर्यटक है उनकी सहूलियत के लिए सरकार ने पहले से ये गाइडलाइन तय कर रखे थे और उसी के अकॉर्डिंग अब अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कार्य हो रहे हैं। जी प्रदीप, कोरोना के एक लंबे समय के बाद इस बार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि सब कुछ खुला हुआ है, खुल के जिस तरह से 2019 तक जैसे लोग मनाते थे, 2020 में ही मनाया था, उसके बाद 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें कितनी खुशी है? देखिए ऋषभ, अगर बात करें तो निश्चित रूप से कोरोना काल का जो लंबा पीरियड चला था और वो भयावह मंजर जिसको लोग याद करके ही सिहर जाते हैं, अगर उसके बाद ये खुशहाली देखने को मिली है, इस तरह की सेलिब्रेशन अगर आई है, तो निश्चित रूप से मार्केट में उत्साह में कोई कमी नहीं है। सारे व्यवसायी जो है वो उत्साह से लबरेज हैं और कहीं ना कहीं से होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो उत्तराखंड है या पूरा देश जिस तरह से वैश्विक महामारी से जूझता हुआ और अपने आप को फिर संभाल के आगे बढ़ा, उस क्रम में अगर हम देखें तो ये जो सेलिब्रेशन है पहला ऐसा सेलिब्रेशन होगा जो विदाउट किसी डर के होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई थी और यहाँ पर जिला प्रशासन ने, उत्तराखंड के स्वास्थ्य निदेशक ने और अगर उत्तराखंड की बात करें उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव ने ये स्पेशल जो है निवेदन किया हुआ था चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि जो भी पर्यटक यहाँ आएगा वो सामाजिक दूरी का पालन करेगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और जो भीड़ होती है उस भीड़ को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से नोडल अफसर भी जो है तैनात किए गए हैं। तो कोरोना के मद्देनजर जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। 31 की धूम है, 1 जनवरी की धूम है, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उत्तराखंड में सैलानी पहुंचते हैं और उत्तराखंड के आपको हाल बता रहे थे एवं संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। अब सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर एवं संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर से, जहां पर दूध से नए साल की शुरुआत की जा रही है। हनुमंत, हर साल की तरह इस बार भी नए साल की शुरुआत दूध से की जा रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? वाला आपका अपना अभियान चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हमेशा आपका योगदान रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, इस बार नए साल का आगमन हर तरह की तरह राजधानी जयपुर में नशा मुक्ति जो है उससे का संदेश देने के लिए दूध के साथ नवर्स की शुरुआत कार्यक्रम अलग अलग संगठनों की ओर से चलाया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जो है राजस्थान युवा छात्र संस्था और इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी और लोड्स के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। देख सकते हैं, कैमरामैन को कहना चाहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं और दूध पिलाया जा रहा है, लोगों को नवर्स की बधाइयां दी जा रही है। साथ में नवर्स के अवसर पर यहाँ पर जो है नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके सर बताएं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया जा रहा है, क्या कहना? बहुत अच्छा प्रयास है, कई वर्षों से ये संस्था छात्र संस्था है, इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया पिछले 15-16 साल से ये प्रयास है। मैं जब से कुलपति बना हूँ मैं सोच रहा था कब इस मेरे समय में भी ये काम हो, परंतु कोरोना का महामारी की वजह 2 साल नहीं हुआ। इस साल ये आयोजन हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। युवाओं के लिए ये तो विदेशी संस्कृति है जिसके अंतर्गत शराब से शुरुआत की बात है, ये तो भारतीय संस्कृति का तो दूध जैसी बढ़िया चीज, और हमारे देश में जहाँ युवा ही रहते हैं सबसे अधिक संख्या युवाओं की है, तो इससे बड़ा क्या संदेश जाएगा और उनको नए वर्ष की शुरुआत इससे ही करनी चाहिए। मैं विश्वविद्यालय के सारे युवा साथियों को समर्थन करते हुए और राजस्थान विश्वविद्यालय को ये जगह चुनी और यहाँ से ये शुभारंभ किया, इसके लिए संस्था का बहुत ऋणी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समयों में भी ये इसी तरह का आयोजन यहाँ करेंगे और देश में एक अच्छा बात को मैसेज पहुंचाएंगे। बताया नवर्स की प्रकल्प हम लेकर चले थे, सिर्फ 25,000 के आसपास यहाँ पे सब लोग आते हैं और रात को 1 बजे तक ये कैंप चलेगा। युवा संस्कृति अपने संस्कार, समाज और समर्पण के लिए
युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने में, युवा शक्ति को देश के विकास और सामाजिक विकास में जोड़ने के लिए सतत प्रयासशील है। हम इसी काम में लगे हुए हैं और आज जो नववर्ष आने वाला है, पूरे जयपुर वासियों को मैं बधाई देता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमने यहाँ से शुरू किया था और आज जयपुर के हर कोने कोने में इस तरह की जो दूध की धारा बह रही है, ये भी एक तरह से जागृति का ही है जो हम चाहते हैं। और आज के दिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम की। जयपुर सर्वप्रथम तो मैं A1TP हमेशा और नववर्ष की आपके चैनल के मार्फत जो व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ की तरफ से विशेषकर मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। और आज ये जो नव वर्ष की शुरुआत दारूनी दूध से, इसकी शुरुआत पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान युवा छात्र संस्था द्वारा इसी यूनिवर्सिटी के गेट से करीब 30 साल पहले किया गया था। आज मोहल्ले में आप देख सकते हैं दूध की कढ़ाई चलती है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। और चलिए हनुमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे एवं संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर नशा मुक्ति के लिए जो एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें नए साल की शुरुआत शराब से नहीं दूध से करें, उसमें थे और बात कर रहे थे। उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, कुछ व्यापारी संघ भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।